वेलकम टू पवन वाग अकेडमी। आशा है स्टूडेंट सब लोग अच्छे होंगे। एज यू नो, ये जो चैप्टर हम लोग का चल रहा है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। लास्ट हम लोगों ने थायराइड ग्लैंड पढ़ा था। थायराइड ग्लैंड में जो डिसीज होती है दैट इज सिंपल गॉइटर। यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था। काफी लेंथी चैप्टर है, मेरे ख्याल से भी एक दो सेशन की वीडियो और होगी आप लोगों की। ओके, उसके बाद यहाँ पर जो नेक्स्ट हार्मोन था जो कि थायराइड ग्लैंड से ही रिलीज होता है दैट इज कैल्सिटोनिन। इसको हम लोग यहाँ से कंटिन्यू करने वाले हैं। कौन से सेल्स से रिलीज होता है? सबसे पहली बात तो सी सेल्स, जिसे हम लोग पैराफोलिकुलर सेल्स भी कहते हैं। इट रेगुलेट्स द कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस इन द ब्लड। काम क्या होता है? हमारी बॉडी में कैल्शियम और फॉस्फोरस की कंसंट्रेशन को रेगुलेट करना। इट इज अंडर फीडबैक कंट्रोल ऑफ प्लाज्मा कैल्शियम कंसंट्रेशन इन प्लाज्मा। एक्चुअली इसका जो फीडबैक कंट्रोल है, प्लाज्मा के अंदर जो प्लाज्मा कैल्शियम की कंसंट्रेशन होती है उसके अंदर इसका सेक्रेशन होता है। एंड इट इज सेक्रेटेड व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम राइजेस इन द ब्लड। और ये कब रिलीज होता है? जब हमारे ब्लड यानी कि प्लाज्मा में कैल्शियम की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाती है। इट लोअर्स कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस इन द प्लाज्मा by decreasing their release from the bones and accelerating the uptake of calcium and phosphorus by the bones. इसका काम क्या होता है कि हमारी बोन्स में जो कैल्शियम और फॉस्फोरस बन रहा है, राइट, और हमारे ब्लड यानी कि प्लाज्मा में एंटर हो रहा है, जिसकी वजह से उसकी प्लाज्मा में कंसंट्रेशन ज्यादा बढ़ती जा रही है। सबसे पहला काम तो करेगा कि भाई बोन्स से जो ज्यादा कंसंट्रेशन में कैल्शियम और फॉस्फोरस रिलीज हो रहा है उसको डिक्रीज करेगा। डिक्रीज करने के बाद बोन्स में कैल्शियम और फॉस्फोरस थोड़ा सा कम हो जाएगा। अब प्लाज्मा के अंदर जो कैल्शियम और फॉस्फोरस है वो वापस उनको बोन्स में भेज देगा, क्योंकि बोन्स में तो कम हो गया ना, लोअर डिक्रीज कर रहा है। और दोबारा से जो प्लाज्मा में कैल्शियम और फॉस्फोरस ज्यादा था उसमें दोबारा भेजेगा। इस तरीके से हमारे ब्लड यानी कि प्लाज्मा में जो कैल्शियम और फॉस्फोरस का कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाता है? रेगुलेट हो जाता है। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं पैराथायरॉइड ग्लैंड। पहली थी हम लोगों की हाइपोथैलेमस, सेकंड थी पिट्यूटरी, थर्ड थी हम लोगों की यहाँ पर थायराइड वाली, सॉरी पाइनियल थी थर्ड, फोर्थ थी थायराइड, फिफ्थ है यहाँ पर पैराथायराइड। पैराथायराइड मैंने बता ही दिया था कि जो थायराइड ग्लैंड है, पैराथायराइड ग्लैंड, ये हमारे चार जो ग्रुप्स होते हैं ग्लैंड के उससे मिलकर बनी होती है। Parathyroid gland is situated on posterior surface of the lobes of thyroid gland. Thyroid gland के lobes थे ना, ये देखिए, ये thyroid gland के lobes हैं, राइट। और इन्हीं lobes के जस्ट सुपीरियर ऊपर की डायरेक्शन में यहाँ पर ये पैराथायराइड ग्लैंड प्रेजेंट रहती है। एक होती है सुपीरियर, एक होती है इंफीरियर। जैसे ये पूरा थायराइड ग्लैंड का लोब है, एक सेकंड लीजिएगा, ये पूरा लोब है थायराइड ग्लैंड का, इधर वाला, लेफ्ट वाला, राइट वाला। इसके दोनों साइड, अपर सुपीरियर और इंफीरियर, नीचे की साइड और ऊपर के सरफेस पर ये पैराथायराइड ग्लैंड रहती है। मैंने कहा ना चार होती है, 1 2 3 4, ये चार ग्रुप मिलके हम लोगों की पैराथायराइड बनाती है। लिखा भी हुआ है, पैराथायराइड आर 4 in number, named as superior and inferior parathyroid gland, right? The cells of parathyroid glands are arranged in a compact, ये जो सेल्स होते हैं पैराथायराइड ग्लैंड के कॉम्पैक्ट मास है, कॉम्पैक्ट मतलब एक दूसरे चिपके रहते हैं, इस तरीके से अरेंज रहते हैं। द पैराथायराइड सेक्रीट्स अ पेप्टाइड हार्मोन कॉल्ड पैराथायराइड। कौन से हार्मोन रिलीज करती है? पेप्टाइड हार्मोन, जिसे हम लोग कहते हैं पैराथ हार्मोन। इसको हम लोग कॉलिप्स हार्मोन भी कहते हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड एज कॉलिप्स हार्मोन। It regulates calcium and phosphate balance between blood and other tissues. इसका काम क्या होता है कि ब्लड और हमारे जितने भी टिश्यूज हैं, ब्लड में और टिश्यूज के बीच में जो कैल्शियम और फॉस्फेट का चेंज होता है, एक्सचेंज होता है, उसको बैलेंस करने का या रेगुलेट करने का। रिलीज ऑफ पैराथ हार्मोन इंक्रीजेस ब्लड कैल्शियम लेवल। अगर हमारी बॉडी में पैराथ हार्मोन ज्यादा रिलीज हो रहा है तो हमारे ब्लड में कैल्शियम लेवल इंक्रीज हो जाएगा। इट ड्रॉज फ्रॉम बोन्स, इंक्रीजेस कैल्शियम एब्जॉर्प्शन इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड रिड्यूसेस लॉस ऑफ कैल्शियम इन द यूरिन। अब क्या होगा? इट ड्रॉज कैल्शियम फ्रॉम द बोन्स, ये बोन से कैल्शियम लेगा
और हम लोगों के जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन होता है वो इंक्रीज हो जाएगा, और हमारे यूरिन में कैल्शियम जो लॉस होना चाहिए वो रिड्यूस हो जाएगा। दो काम हो गए। क्या हुआ कि पैराथार्मोन ने बोन्स के अंदर जो कैल्शियम है उसको निकाल के हमारे ब्लड में डाल दिया, इंक्रीज हो गया ब्लड कैल्शियम लेवल इंक्रीज हो गया ब्लड में, क्योंकि बोन से बाहर निकाल लिया हमारे पैराथार्मोन ने। और क्या किया कि हमारे डाइजेशन में जो कैल्शियम एब्जॉर्ब होता था एक नॉर्मल लेवल पर, एक लिमिटेड लेवल पर, वो इंक्रीज कर दिया, और यूरिन में जितना कैल्शियम रिलीज होना चाहिए था उसको रिड्यूस कर दिया। Now the secretion of parathormone is under feedback control of blood calcium level. अब पैराथार्मोन क्या करेगा, पैराथार्मोन रिलीज होगा, रिलीज करने के बाद क्या करेगा, जो कैल्शियम लेवल हमारे ब्लड में इंक्रीज हो गया है, प्लस डाइजेशन के टाइमिंग पर ज्यादा एब्जॉर्ब हो रहा है, यूरिन के टाइमिंग पर कम रिलीज हो रहा है, उसको दोबारा से कंट्रोल कर देगा, रेगुलेट कर देगा। Concentration of calcium and phosphate is maintained by parathormone and calcitonin. हम लोगों ने देखा अभी कि कैल्सिटोनियन भी हमारे ब्लड में जो कैल्शियम और फॉस्फोरस है उसको रेगुलेट कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि हमारे ब्लड में जो कैल्शियम, फॉस्फोरस या फॉस्फेट है उन दोनों को कंट्रोल या मेंटेन करने का काम पैराथार्मोन और कैल्सिटोनिन दोनों मिलकर करते हैं। These two hormones form an antagonistic pair like insulin and glycogen. जैसे पैनक्रियाज है, अभी हम लोग पढ़ेंगे पैनक्रियाज पर भी आएंगे। पैनक्रियाज जैसे हम लोगों के इंसुलिन, इसके अलावा ग्लूकोजन हार्मोन दोनों रिलीज करती है, पढ़ाई आप लोगों ने इतना तो 9th-10th में। तो वो एंटागोनिस्टिक पेयर बनाते हैं ना, एक दूसरे का काम कर रहे हैं। सेम एज इट इज पैराथार्मोन और कैल्सिटोनिन भी एंटागोनिस्टिक पेयर बना लेते हैं, एक दूसरे का सेम काम कर रहे हैं। हाइपोसेक्रीशन ऑफ पैराथार्मोन लोअर्स कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम इन द ब्लड। अगर हमारे ब्लड में आई मीन टू से ग्लैंड से पैराथार्मोन कम रिलीज हो रहा है, हाइपो मतलब कम रिलीज हो रहा है, तो हमारे ब्लड में जो कैल्शियम का कंसंट्रेशन है वो लोअर हो जाता है। एंड दिस इंक्रीजेस एक्सट्राइबिलिटी ऑफ नर्व्स एंड मसल्स कॉजिंग मसल्स ट्विच एंड स्पैम, जिसकी वजह से हमारी मसल्स और जो नर्व्स है इनमें एक्साइटेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। एक्साइटेबिलिटी का मतलब है बहुत जल्दी मूंछ आ जाना, मुड़ जाना, कोई आपने भारी काम किया नहीं, मतलब मूंछ आ गई, लग गई बहुत जल्दी, लाइक दैट, जिसको हम लोग बोलते हैं पैराथायराइड टेंडनी और हाइपोकैलेमिक टेंडनी, कुछ भी कह दीजिए, पैराथायराइड टेंडनी कह दीजिए, हाइपोकैलेमिक टेंडनी कह दीजिए, एनीथिंग। हाइपर secretion of parathormone is responsible for more absorption of calcium for both. यहीं पर अगर पैराथार्मोन का हाइपर सेक्रेशन हो रहा है, हाइपर सेक्रेशन मतलब ज्यादा कंसंट्रेशन में रिलीज हो रहा है, तो ये क्या करेगा कि बोन्स के अंदर जो कैल्शियम बन रहा है वो बोन से बाहर निकल के ज्यादा से ज्यादा ब्लड में, और जब ब्लड में क्या हो जाएगा, आ जाएगा, जिसकी वजह से ब्लड में कैल्शियम की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी, डीमिनरलाइजेशन ऑफ बोन्स, और बोन्स में डीमिनरलाइजेशन हो जाएगा। डीमिनरलाइजेशन कैल्शियम की कमी हो जाएगी, और जब बोन्स में कैल्शियम की कमी हो जाती है तो क्या क्या होता है, सॉफ्ट हो जाती है, बहुत जल्दी बैंड हो जाना, फ्रैक्चर बहुत जल्दी हो जाना, आपने कुछ काम किया नहीं, कुछ किया नहीं, फ्रैक्चर हो गया, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। कंडीशन इज कॉल्ड ऑस्टियोपोरोसिस। ये ज्यादातर वुमेन में कॉमन होता है who have reached menopause, जो मेनोपॉज पर एज पर आ चुकी होती है एट द एज ऑफ 45 एंड 50। एड में भी दिखा दे रहा है, आफ्टर द एज ऑफ 40 woman has to take calcium tablets, राइट, क्योंकि मेंस्ट्रुएशन साइकिल में क्या होता है, कैल्शियम थोड़ा सा रिलीज होता है ब्लड के थ्रू, जिसकी वजह से वुमेन्स में कैल्शियम की कमी हो जाती है, कैल्शियम ज्यादा खाना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं थाइमस ग्लैंड। Thymus gland is located on the upper part of the thorax on the dorsal side of the heart. मैंने बताया था थाइमस ग्लैंड जैसे नेक में तो हमारे थायराइड होती है, नेक से थोड़ा सा नीचे जाएंगे एट द चेस्ट कैविटी का थोरैक्स रीजन हम लोगों की थाइमस ग्लैंड प्रेजेंट होती है। साइड के डोर्सल साइड जो हार्ट होता है ना, हमारा हार्ट टू लंग्स के बीच में होता है, ऐसे टू लंग्स है ना, तो हार्ट हमारा यहाँ प्रेजेंट होता है। हार्ट के पीछे की साइड थोड़ा सा अबव होती है, बट एट द डोर्सल साइड, डोर्सल मतलब बैक साइड में प्रेजेंट होती है। सॉफ्ट होती है, पिंकिश होती है, बायलॉट होती है, बायलॉट मतलब ऐसे टू पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। मास ऑफ लिम्फोइड टिश्यू, एक्चुअली में ये ग्लैंड है क्या, लिम्फोइड टिश्यू का, लिम्फ होता है, लिम्फोइड टिश्यूज का मास है। It is a prominent gland at birth but gets gradually atrophied in the adult, so it is called temporary gland. बर्थ के टाइम में तो प्रोमिनेंट ग्लैंड होती है,
लेकिन जैसे जैसे हम लोग एडल्ट होते चले जाते हैं, ये एट्रोफाइड होती चली जाती है, थोड़ा सा काम करना बंद कर देती है, ज्यादा हमारी बॉडी में नहीं होती है, इसीलिए हम लोग इसको टेम्पररी ग्लैंड भी कहते हैं। मतलब कुछ समय के लिए काम किया इसने, बाकी नहीं किया। secrete thymosin hormone. It secretes thymosin hormone, and it has an important role in the development of immune system by maturation of T lymphocytes. काम क्या होता है? हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम को डेवलप करना। हमारी बॉडी का इम्यूनिटी सिस्टम होता है, और इम्यून सिस्टम कौन सी सेल्स की वजह से इंक्रीज होता है, या कह सकते हैं डेवलप होता है, मैच्योर होता है? टी लिम्फोसाइट्स की वजह से। तो इसका मेन रोल क्या हो गया कि हमारी बॉडी में जो टी लिम्फोसाइट सेल्स प्रेजेंट है उनको मैच्योर करना, और इनसे हमारी बॉडीज में ज्यादा से ज्यादा एंटीबॉडीज और एंटीजेंस को रिलीज करना, ताकि हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम डेवलप हो सके। इट ऑल्सो प्रमोट्स प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज बाय प्रोमोटिंग ट्यूबरल इम्यूनिटी। यही तो बताया, क्या कर रही है? हमारी बॉडी में ज्यादा से ज्यादा एंटीबॉडीज को रिलीज करने में हेल्प कर रही है, ताकि हमारी बॉडी में ज्यादा से ज्यादा इम्यूनिटी प्रोवाइड हो सके। नेक्स्ट आती है हम लोगों की एड्रिनल ग्लैंड, जिसको हम लोग सुप्रारेनल ग्लैंड भी कहते हैं। आप लोगों को पता है ना, किडनी को हम लोग रिनाल भी कहते हैं। रिनाल क्यों कहते हैं? रीजन यही है, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं 2 से 3 मार्क्स का, कि किडनी को हम लोग रिनाल कहते हैं। क्यों? क्योंकि किडनी के जस्ट अबव हम लोगों की एड्रिनल ग्लैंड प्रेजेंट रहती है। एड्रिनल, जिसका नाम है रिनाल, सुप्रारेनल कह दो, एड्रिनल कह दो। जैसे हमारी किडनीज हैं, किडनी के जस्ट ऊपर ऐसे पेयर में प्रेजेंट रहती है, यानी कि 2 किडनी है, 2 एड्रिनल ग्लैंड होंगी। एड्रिनल ग्लैंड हैव डुअल ओरिजिन फ्रॉम मेसोडर्म एंड एक्टोडर्म। ध्यान रखिएगा, एड्रिनल ग्लैंड हमारी 2 जर्म लेयर से मिलकर बनी है, मेसोडर्म, एक्टोडर्म। 3 जर्म लेयर होती है ना, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म। इसका जो ओरिजिनेशन हुआ है हमारे 2 जर्म लेयर मेसोडर्म और एक्टोडर्म से हुआ है। They are located on the upper border of each kidney. Adrenal gland are small, छोटी सी होती है, conical shape की होती है, ये देखो दिखाया भी हुआ है, conical shape की होती है, yellowish gland है, थोड़ा सा yellowish कलर होती है, show 2 distinct region, 2 रीजन होते हैं इसमें, outer cortex, inner medulla। ये देखिए 2 रीजन दिखाए गए, ये आपको दिखाई दे रहा है अंदर की साइड ऐसे, और ये बाहर का रीजन। बाहर का रीजन आउटर कॉर्टेक्स, इनर वाला जो रीजन है दैट इज मेड्यूला। और दोनों ही रीजन अपने अलग अलग हार्मोन्स को रिलीज करते हैं, अलग करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ स्टार्ट करते हैं अपने एड्रिनल कॉर्टेक्स। एड्रिनल कॉर्टेक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। यहाँ पे लिखा हुआ था ना कि एड्रिनल ग्लैंड हमारे 2 जर्म लेयर से मिलके बनी है। क्यों? क्योंकि इसमें 2 रीजन है। अब यहाँ पर जो एड्रिनल कॉर्टेक्स वाला रीजन है, ये कौन सी जर्म लेयर से है? मेसोडर्म से। एंड एड्रिनल कॉर्टेक्स सेक्रीट्स मेनी हार्मोन्स टुगेदर कॉल्ड कॉर्टिकॉइड। एड्रिनल कॉर्टेक्स काफी सारे हार्मोन्स को एक साथ रिलीज करती है, अलग अलग नहीं करती, एक साथ रिलीज करती है। तो हम इसके कॉमन हार्मोन को हमने नाम दे दिया कॉर्टिकॉइड्स, यानी कि कॉर्टिकॉइड्स ये हार्मोन रिलीज करती है, जिसके अंदर भी बहुत सारे हार्मोन प्रेजेंट है। एंड इट इज डिफरेंशिएटेड इनटू 3 कॉन्सेंट्रिक रीजन। कॉर्टेक्स भी हमारे 3 रीजन में डिवाइडेड होती है, यहाँ देख लो इस तरीके से दिखाई दे रहा है। ये तो हम लोगों का मेडुला वाला पार्ट है, ओके। यहाँ पर ये एड्रिनल कॉर्टेक्स है, ऊपर में होता है यहाँ पर कैप्सूल। एक सेकेंड, हाँ यहाँ पर इसके पार्टीशन दिखाए गए। यहाँ पे देखिए, जैसे हमारा पूरा एड्रिनल कॉर्टेक्स है, कॉर्टेक्स भी 3 रीजन में डिवाइडेड होता है। अपर सरफेस होता है जिसको बोलते हैं जोना ग्लोमेरुलोसा जोना। मिड वाला सेक्शन होता है, मिड वाला सेक्शन होता है फैसिकुलेटा जोना, और सबसे इनर मोस्ट वाला होता है रेटिकुलरिस एड्रिनल। उसके बाद तो फिर ये वाला मेडुला वाला रीजन आ ही जाता है, ओके। तो सबसे पहले आउटर रीजन की बात करते हैं। आउटर थिन होता है जिसका नाम है जोना ग्लोमेरुलोसा। कौन सा हार्मोन रिलीज करता है? मिनरलोकॉर्टिकॉइड। आप लोग इस तरह टेबल बनाते जाइए, जैसे हमने सबसे पहले कॉर्टेक्स वाला बात करी। कॉर्टेक्स में भी हम लोगों के 3 रीजन है। सबसे पहला रीजन है हम लोगों का यहाँ पर जोना। कौन सा हार्मोन रिलीज कर रहा है? मिनरलोकॉर्टिकॉइड, शॉर्ट में लिखती है। काम क्या होता है? फिर यहाँ पे क्या करूँ, मिनरलोकॉर्टिकॉइड है, इसके नीचे एक स्क्वायर ब्रैकेट बनाओ, इसके नीचे इसके फंक्शन लिख दो, वर्क लिख दो।
रिलीज्ड फॉर रेगुलेटिंग सोडियम एंड पोटेशियम आयन कंसंट्रेशन। हमारे ब्लड में जो सोडियम और पोटेशियम आयन की कंसंट्रेशन होती है तो रेगुलेट करने का काम मिनरलोकॉर्टिकॉइड का है। मिनरल्स एक्चुअली में होते क्या है? सोडियम पोटेशियम आयंस। के अलावा सॉल्ट हमारी बॉडी में सॉल्ट और वाटर के बैलेंस करता है, ब्लड वॉल्यूम और ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है। And aldosterone is the main mineralocorticoid. It balances sodium and potassium level. यहाँ पे एक और हार्मोन रिलीज होता है इससे, एल्डोस्टेरोन। तो इसके नीचे लिखिए यहाँ पर एल्डोस्टेरोन, नीचे लिख दिया। अब इसके नीचे इसके फंक्शन लिख दो, क्या काम है? ये हमारा मेन मिनरलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन है जो कि हमारे ब्लड में सोडियम और पोटेशियम लेवल को बैलेंस करता है। इसको हम लोग सॉल्ट रिटेनिंग हार्मोन भी कहते हैं। के बाद आ जाती है हम लोगों की मिडल, जोना फैसिकुलेटा। यहाँ पे डाल दीजिए, उसके बाद यहाँ पर जोना फैसिकुलेटा शॉर्ट में लिखिए। कौन सा हार्मोन रिलीज करती है? ग्लूकोकॉर्टिसॉइड, लाइक कॉर्टिसोल। कुछ भी बोल दो, ग्लूकोकॉर्टिसॉइड बोल दो, कॉर्टिसॉइड बोल दो, ग्लूकोकॉर्टिसॉइड। इट रेगुलेट्स मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड। नाम से याद होना चाहिए, ग्लूको पहले ही नाम हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स। कॉर्टिसोल इज एन इंपॉर्टेंट ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। कॉर्टिसोल जो कि एक इंपॉर्टेंट है, जैसे यहाँ पर एल्डोस्टेरोन इंपॉर्टेंट मिनरलोकॉर्टिकॉइड था, यहाँ पर कॉर्टिसोल इंपॉर्टेंट ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन ब्लड ग्लूकोज लेवल। हमारी बॉडी में क्या है, ब्लड का ग्लूकोज जो कभी कभी डिक्रीज हो जाता है दोबारा से इंक्रीज करने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। इट इज ऑल्सो इम्यूनोसप्रेसिव। इम्यूनोसप्रेसिव है दैट कि हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज को सिंथेसाइज करती है। तो इट इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ एलर्जी। इसीलिए इस हार्मोन को एलर्जी हो जाती है ना, किसी को खाने से एलर्जी हो जाती है, इम्यूनिटी की वजह से ही तो होती है। किसी की इम्यूनिटी वीक है, ये खानों से नहीं बचता, फिर एज एलर्जी उसको यूज किया जाता है। इट प्रिपेयर्स एनिमल्स टू फेस इमरजेंसी इन नेचर। इसके अलावा कभी कभी इमरजेंसी आ जाती है ना एनिमल्स में, कुछ भी कोई भी इमरजेंसी आ जाती है, तो इस इमरजेंसी को फेस करने के लिए ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है। के बाद आती है यहाँ पर थर्ड वाली, जोना रेटिकुलरिस। थर्ड नंबर पे आप लोग क्या डाल देंगे? जोना रेटिकुलरिस। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ सेक्स कॉर्टिकॉइड्स, या फिर बोल सकते हैं आप लोग गोनेडोकॉर्टिकॉइड्स। सेक्स हार्मोन कह सकते हैं सिंपल कि सेक्स हार्मोन रिलीज कर रही है जिसका नाम है यहाँ पर गोनेडोकॉर्टिकॉइड्स। गोनेड्स जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? गोनेड्स हम लोग रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को बोलते हैं ना। जो मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं मेल्स में होते हैं टेस्टिस, फीमेल्स में होती है ओवरीज। गोनेडोकॉर्टिकॉइड्स in males they have a role in development and maintenance of external sex character. मेल्स में जो एक्सटर्नल सेक्स कैरेक्टर्स होते हैं लाइक बियर्ड आना, मोस्टेक आना, शोल्डर्स का ब्रॉड हो जाना, राइट, बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं, उनके डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एक्सेस सेक्स कॉर्टिकॉइड्स इन फीमेल्स कॉज एड्रिनल वर्लिज्म एंड हिरुटिज्म, एक्सेस हियर ऑन फेस। कभी कभी ये गोनेडोकॉर्टिकॉइड हार्मोन फीमेल्स में ज्यादा रिलीज हो जाता है, एक्सेस कंसंट्रेशन में रिलीज हो जाता है, जिससे फीमेल्स को एक डिसऑर्डर हो जाता है एड्रिनल विरिलिज्म, या फिर कह सकते हैं हाइरोटिज्म। हाइरोटिज्म में क्या होता है, जो फेस पर हेयर्स आ जाते हैं बहुत ज्यादा। आपने देखा होगा किसी किसी के फेस पर बहुत ज्यादा हेयर्स आ जाते हैं, यहाँ भी इस तरीके से बहुत ज्यादा हेयर आ जाते हैं बिकॉज ऑफ एक्सेस रिलीज ऑफ गोनेडोकॉर्टिकॉइड। While in males it causes gynecomastia। यही मेल्स की बात करें तो मेल्स में एक डिसऑर्डर हो जाता है gynecomastia, that means enlarged breast. Androgen and estradiol are the produced by the adrenal cortex। इसके अलावा दो और हैं, एड्रोजेंस एंड एस्ट्रोडियोल, ये भी एड्रेनल कॉर्टेक्स से ही रिलीज होते हैं। Now the disorders related to adrenal cortex। अब देखते हैं कि एड्रेनल कॉर्टेक्स से कौन कौन से डिसऑर्डर है। इसमें भी दो ही कंडीशन होगी, एक होता है हाइपोसेक्रेशन, एक होगा हाइपरसेक्रेशन। तो सबसे पहले बात करते हैं हाइपोसेक्रेशन की। अगर मिनरलोकॉर्टिकॉइड और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड कम मात्रा में, कम कंसंट्रेशन में रिलीज हुए हैं, कौन सी डिसीज हो जाती है? एडिसनल डिसीज। देखिए 1 मार्क्स में डिसीज जरूर पूछ लेती है,
when deficiency of mineralocorticoid and glucocorticoid causes Addison's disease. Characteristic feature of this disease are low blood sugar. Symptoms क्या है? लो शुगर, हमारे ब्लड में जो शुगर लेवल है लो हो जाना, सोडियम लो हो जाना, लेकिन पोटेशियम की कंसंट्रेशन प्लाज्मा में वो इंक्रीज हो जाएगी. इंक्रीज्ड लॉस ऑफ सोडियम एंड वाटर इन यूरिन. यूरिन में भी जो सोडियम रिलीज होना चाहिए, जो सॉल्ट रिलीज होना चाहिए एक्सेस, वो नहीं हो पाएगा, लॉस हो जाएगा, लेकिन वाटर ज्यादा रिलीज हो जाएगा, जिसकी वजह से वेट लॉस, वीकनेस, नोशिया. नोशिया का मतलब होता है भूखा ही आना, वॉमिटिंग नहीं आना लेकिन ऐसा फील होना, वॉमिटिंग एंड डायरिया जैसी कंडीशन प्रोड्यूस हो जाती है. यही हम लोग बात करें हाइपर सेक्रीशन की, तो हाइपर सेक्रीशन ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकोइड प्रोड्यूसेस कशिंग डिसीजेस. यहाँ सिर्फ ग्लूकोकॉर्टिकोइड की बात करी है, मिनरलोकॉर्टिकोइड की बात नहीं करी है. अगर यहाँ पर ग्लूकोकॉर्टिकोइड हार्मोन का हाइपर सेक्रीशन होता है तो डिसीज हो जाती है कुशिंग डिसीज. इट लीड्स टू हाई ब्लड शुगर लेवल. इसमें क्या होगा कि हमारे ब्लड में जो शुगर लेवल है वो हाई हो जाता है. यूरिन में एक्सेस कंसंट्रेशन में ग्लूकोज पास आउट होगा. ब्लड में सोडियम का लेवल हाई हो जाएगा, हाई बीपी हो जाएगा, ओबेसिटी, मोटापा, वेस्टिंग ऑफ लिम्फ मसल्स. जो लिम्फ मसल्स होंगे उनका थोड़ा सा लूज हो जाना, ढंग से वर्क ना करना, थोड़ा सा बोल सकते हैं स्ट्रेंथ का हो जाना, वीकनेस. ठीक. अब आते हैं इसके नेक्स्ट रीजन, दैट इज एड्रेनल मेड्यूला. अभी हम लोगों ने कॉर्टेक्स पढ़ा, अब हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं एड्रेनल मेड्यूला. इट डेवलप फ्रॉम एक्टोडर्म. एक्टोडर्म यानी कि जो हम लोग की जर्म लेयर थी. कॉर्टेक्स हम लोगों का डेवलप होता है, ओरिजिनेट होता है मेसोडर्म से. मेडुला ओरिजिनेट होता है एक्टोडर्म से, एंड इट सीक्रेट्स टू हार्मोन, एड्रेनालाइन एंड नॉन एड्रेनालाइन. राइट, दो हार्मोन रिलीज करता है. ये हम लोगों ने लास्ट सेशन में पढ़ा भी था जब हम लोग पिट्यूटरी ग्लैंड या थायराइड वाला ग्लैंड पढ़ रहे थे. एड्रेनालाइन और नॉन एड्रेनालाइन, मैंने क्या कहा था कि एड्रेनालाइन और नॉन एड्रेनालाइन हार्मोन हमारे एड्रेनल से ग्लैंड से रिलीज होते हैं. एड्रेनालाइन हार्मोन को हम लोग इमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं या फिर 3F हार्मोन. एक्चुअली क्या होता है एक्चुअली होता क्या है कि जब कभी भी हमारी बॉडी में कोई भी इमरजेंसी आ जाती है, लड़ाई, किसी से लड़ाई हो गई, फाइट कर रहे हैं, फ्लाइट या फिर फ्राइट, डर जाते हैं, शॉक लग जाता है, राइट, जिम करके आ रहे हैं, कोई वर्कआउट करके आ रहे हैं, तो बहुत सारी चीजों में हमारी बॉडी में उन सब चीजों के टाइमिंग पर हमारी बॉडी को नॉर्मल करने के लिए एड्रेनालाइन हार्मोन रिलीज होता है एड्रेनल मेडुला से. दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड इमरजेंसी हार्मोन. Non-adrenaline regulates the blood pressure under normal condition. यही हम नॉन एड्रेनालाइन हार्मोन की बात करें तो हमारे ब्लड प्रेशर को नॉर्मल कंडीशन में रेगुलेट करना. इट आल्सो एक्ट एज अ वैसोकंस्ट्रिक्टर. ये हम लोग का एज अ जो हम लोगों ने वैसोप्रेसिन एंटीड्यूरेटिक हार्मोन पढ़ा था, वैसोकंस्ट्रिक्टर था उसको. तो वैसोकंस्ट्रिक्टर क्या कर रहा है, हमारी बॉडी में जो वाटर बैलेंस कर रहा है. तो कहीं ना कहीं नॉन एड्रेनालाइन हमारी बॉडी में वाटर का रीअब्जॉर्प्शन, किडनी ट्यूब्यूल्स में, द्वारा ब्लड में, सारे ऐसा एक्ट करता है. नेक्स्ट ग्लैंड आती है हम लोगों की पेनक्रियाज ग्लैंड. ओके, काफी सारे ग्लैंड है भाई, ऐसा नहीं है कि बस 2 या 3 है, पढ़ लिया खत्म कर लिया. नेक्स्ट पेनक्रियाज ग्लैंड है. इट डेवलप्स फ्रॉम एंडोडर्म. कौन सी जर्म लेयर से हम लोगों की रिलीज बनती है, ओरिजिनेट होती है? एंडोडर्म से. ये हम लोगों की एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों ग्लैंड है. अब लोग ऑलरेडी डाइजेस्टिव सिस्टम में आप लोगों ने पढ़ा ही होगा. Endocrine cells of pancreas are the group of cells called islets of Langerhans. जो पेनक्रियाज है ना, पेनक्रियाज में काफी सारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारा ग्रुप होते हैं सेल्स के. उन सेल्स के ग्रुप को हम लोग बोलते हैं islets of Langerhans. There are 4 kinds of cells in islets of Langerhans which secretes hormone. एक्चुअली में ये जो हम लोग का ग्रुप की बात कर रहे हैं कि यहाँ पे पेनक्रियाज में बहुत सारे सेल्स का ग्रुप होता है जिसको हम लोग बोल रहे हैं इस्लेट्स ऑफ लैंगरहैंस. एक्चुअली में यहाँ पे 4 सेल्स का ग्रुप होता है, 4 तरीके के सेल्स का, राइट, 4 काइंड्स के सेल्स का ग्रुप होता है जो डिफरेंट हार्मोन रिलीज करते हैं. कौन कौन से सेल्स होते हैं पहले तो यही देख लो. अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स, डेल्टा सेल्स, पीपी सेल्स. नाम याद कर लीजिए क्योंकि एक मार्क्स में आपसे यही क्वेश्चन पूछ लेंगे
कि पेनक्रियाज में 4 तरीके के कौन से सेल्स हैं, अल्फा, बीटा, डेल्टा एंड पीपी। अल्फा सेल्स 20% प्रेजेंट रहते हैं, यानी कि कोई भी चीज है भाई किसी भी 100% प्रेजेंट होगी, तो अल्फा सेल्स की प्रेजेंस होती है 20%, बीटा सेल्स की प्रेजेंस होती है 70%, डेल्टा सेल्स की प्रेजेंस होती है 5%, एफ सेल्स या पीपी सेल्स की प्रेजेंस होती है 5%। हो गया टोटल 100%। अल्फा सेल्स रिलीज करती है ग्लूकोजन। आप लोग ऑलरेडी ये 9th और 10th में पढ़ के आए होंगे, तो मुझे ये चीज तो बिल्कुल भी नहीं है कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होगी या कोई चीज नहीं समझ में आ रही होगी, समझ तो सारी चीज आई होंगी। तो अल्फा सेल्स है वो रिलीज करते हैं ग्लूकोजन। इसका काम क्या होता है, इट स्टिमुलेट्स लीवर फॉर ग्लूकोजोलिसिस टू इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल। देखिए अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, ग्लूकोजन हार्मोन का काम क्या होता है। अब लोग डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छे से पढ़ के आए हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम में आपने पढ़ा होगा कि हमारी बॉडी में ग्लूकोज है, ग्लूकोज हम लोग के बनता है ब्लड में, पूरा स्प्रेड हो जाता है। हमारे ब्लड को जितनी ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट होती है ग्रोथ डेवलपमेंट के लिए उतना यूज कर लेता है हमारा बॉडी। बाकी का जो ग्लूकोज बच जाता है हमारी बॉडी में एक्सेस, वो कन्वर्ट हो जाता है ग्लाइकोजन में, ग्लाइकोजन में, और ये ग्लाइकोजन जाके स्टोर हो जाता है हमारी लिवर में। कहाँ स्टोर हो जाता है, लिवर में स्टोर हो जाता है। और जब कभी भी हम लोग को जरूरत पड़ती है, खाना नहीं खा पाए हैं, फास्ट रखा है, तो ग्लूकोज की कमी हो जाएगी ना, तो ये ग्लूकोजन दोबारा से ग्लूकोज की फॉर्म में आता है और हमारी एनर्जी प्रोवाइड करता है। अब यहाँ पर भी यही चीज है, यहाँ पर क्या हुआ कि हमारी बॉडी में ब्लड में ग्लूकोज की कमी हो गई, किसी भी वजह से हो सकती है, खाना ना खाने की वजह से हो सकती है, ज्यादा वर्कआउट होने की वजह से हो सकती है, फास्ट रखने की वजह से हो सकती है, किसी वजह से हो सकती है। अब यहाँ पर अल्फा सेल्स क्या करेंगे, ग्लूकोजन हार्मोन को रिलीज करेंगे और हमारे लिवर में जो ग्लाइकोजन स्टोर है उसको दोबारा से हमारे ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देंगे और हमारे ब्लड में जो ग्लूकोज की कंसंट्रेशन कम हो गई थी दोबारा से बढ़ जाएगी जितनी हमें चाहिए। ये काम होता है ग्लूकोजन का। अब आ जाइए बीटा सेल्स पर। बीटा सेल्स कौन सा हार्मोन रिलीज करते हैं, इंसुलिन। इंसुलिन इसका उल्टा है, इंसुलिन क्या है, इसका उल्टा है। दैट मीन इंसुलिन इसका उल्टा काम कर रहा है। कैसे, कि हमारे ब्लड में ग्लूकोज ज्यादा प्रेजेंट है, एक्सेस कंसंट्रेशन में प्रेजेंट है। कैसी, एक्सेस कंसंट्रेशन में प्रेजेंट है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी को परेशानी होगी। ऑब्वियस सी बात है, हमारे ब्लड में कोई चीज ज्यादा कंसंट्रेशन में प्रेजेंट होगी तो परेशानी तो होगी। जब हमारे ब्लड में ग्लूकोज की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है तो इंसुलिन हार्मोन रिलीज होता है बीटा सेल से, और ये क्या करता है, ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देगा ग्लाइकोजन में, और ये ग्लाइकोजन जाके स्टोर हो जाएगा हमारे लिवर में, और हमारे ब्लड में जो ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया था से कम हो जाएगा। ये काम है इंसुलिन का। डेल्टा सेल्स रिलीज करते हैं सोमैटोस्टेटिन हार्मोन। डेल्टा सेल्स सोमैटोस्टेटिन हार्मोन रिलीज करते हैं। इसका काम है ग्लूकोजन और इंसुलिन हार्मोन को इनहिबिट करने का, कि हमारी बॉडी में एक नॉर्मल क्वांटिटी में ग्लूकोजन और इंसुलिन हार्मोन सेक्रेट हो। ये काम पूरा देखभाल करने का काम होता है सोमैटोस्टेटिन हार्मोन का। इट आल्सो डिक्रीजेस द गैस्ट्रिक सेक्रेशन, मोटिलिटी एंड एब्जॉर्प्शन इन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। गैस्ट्रिक सेक्रेशन कि भाई डाइजेशन हो रहा है तभी गैस्ट्रिक जूस रिलीज हो अपने अमाउंट में। मोटिलिटी एंड एब्जॉर्प्शन जो होता है हमारे डाइजेशन में, इन सबका रिस्पॉन्सिबल। यही बात करें पीपी सेल्स और एफ सेल्स की, ये रिलीज करते हैं पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड। आप लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा होगा ना कि हमारे पेनक्रियाज में डाइजेशन के लिए पेनक्रियाटिक जूस रिलीज होता है। किसकी वजह से, पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड की वजह से। पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन क्या करेगा कि पेनक्रियाज में जो पेनक्रियाटिक जूस रिलीज हो रहा है वो एक मतलब अकॉर्डिंग टू डाइजेशन फूड के अकॉर्डिंग रिलीज हो, उतना ही, उससे ज्यादा ना हो, इसका पूरे लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। क्लियर। उसके बाद डिसऑर्डर आएंगे, लेकिन डिसऑर्डर को हम लोग अपने नेक्स्ट सेशन से कंटिन्यू करेंगे। अभी काफी सारी, थोड़ा सा आई थिंक 1 या 2 सेशन और बचे होंगे, थोड़ा सा लेंथी चैप्टर है क्योंकि इसमें 2 सिस्टम आ गए, नर्वस सिस्टम भी एंडोक्राइन सिस्टम भी, तो कोशिश करेंगे जल्दी खत्म करने की, डोंट वरी। ओके स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक को आगे करते हुए। तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट, बाय बाय टू ऑल।